तो चलिए शुरू करते हैं प्रायिकता की एक्सरसाइज 24.2 का लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम सब लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो जो हमारा पार्ट 5 था उसमें हम सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए की जिसकी आयु 40 वर्ष की है 60 वर्ष तक जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 10:7 है तथा बी के जिसकी आयु 50 वर्ष की है 70 वर्ष तक जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 3:2 है, दोनों में से कम एक के इस समय 20 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो लोगों की आयु दी गई है, एक ए है और दूसरा कौन है? बी दिया गया है। तो ए की इस समय जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है और 60 वर्ष तक ए के 60 वर्ष तक जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 10:7 है। ठीक है, यानी कि ये जो संयोगानुपात दिया गया है अभी तक तो वो 40 वर्ष का है, 40 वर्ष से उसके 60 वर्ष तक यानी कि 20 वर्ष और जीने की 20 वर्ष और जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात कितना है? 10:7। तो ए के 20 वर्ष जीवित रहने की घटना क्या मान लेंगे? E1 और इसका प्रतिकूल संयोगानुपात कितना है? 10:7। ऐसे ही बी जो है इस समय बी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और बी के 70 वर्ष यानी कि 50 + 20 = 70 यानी कि बी के 70 वर्ष तक जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 3:2 है। यानी कि बी तो 50 वर्ष ही है और उसको 70 वर्ष तक जीना है, 70 वर्ष तक जीवित रहने की घटना बता रहा है। तो ये बी 50 से 70 यानी कि 20 वर्ष, तो और 20 वर्ष 50 जी ही चुका, 20 वर्ष और जीवित रहने की घटना हमने E2 दे दी और इसका प्रतिकूल संयोगानुपात कितना है? 3:2 है। अच्छा, अगर संयोगानुपात की बात करें तो M/N कक्षा 11 में हम पढ़े हैं, अगर कभी भी अनुपात दिया जाए तो आगे वाला हमेशा अनुकूल रहता है और पीछे वाला कौन रहता है? प्रतिकूल। ठीक, और हमें कौन सा निकालना है? प्रतिकूल की अनुकूल? प्रतिकूल वाला निकालना है। तो आगे यम है, पीछे यन। अगर प्रतिकूल की प्रायिकता निकालनी होगी, कभी भी प्रतिकूल की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो प्रतिकूल ऊपर और बटा कुल यानी अनुकूल प्लस प्रतिकूल कितना आ गया? M+N। और अगर कभी भी अनुकूल की बात करेगा तो अनुकूल के कितने परिणाम हैं? M और अनुकूल प्लस प्रतिकूल टोटल कितने हैं? M+N बटे में। ये इसकी प्रायिकता होती है। तो E1 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? P(E1) = प्रतिकूल घटना है ना, प्रतिकूल संयोगानुपात 20 वर्ष और जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 10:7 है। तो प्रतिकूल संयोगानुपात यानी कि ऊपर 7 यानी कि प्रतिकूल वाला निकालना है ना प्रायिकता, ऊपर पीछे वाला, पीछे कितना है? 7 और नीचे टोटल योग 10 और 7 17। ऐसे ही E2 की निकालनी है प्रायिकता, E2 = कितना होगा? तो बी के 20 वर्ष जीवित रहने की प्रायिकता यानी E2 = क्या होगा? प्रतिकूल संयोगानुपात दिया गया है 20 वर्ष और जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात कितना? 3:2 है। और प्रतिकूल संयोगानुपात की प्रायिकता क्या होती है? N/M+N। तो N का मान कितना है? 2 और बटा M+N यानी कि 3 और 2 5। ठीक, अब क्या कह रहा है? दोनों में से कम एक के इस समय से 20 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता, यानी दोनों की इस समय आयु ए की 40 वर्ष बी की 50 वर्ष है। तो इस समय से 20 वर्ष दोनों में से कोई एक 20 वर्ष बाद जीवित रहे तो दोनों में से कम एक लोग है, यानी ये पूरी घटना नहीं हो रही है। पूर्ण घटना तब होती जब दोनों के दोनों जीवित रहते, लेकिन दोनों में से कम एक की बात कर रहा है। तो यहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे? यूनियन E1 या E2 के जीवित रहने की प्रायिकता, E1 या E2 के जीवित रहने की प्रायिकता, या का यूज करते कम एक यानी ये घटना पूर्ण नहीं हो रही है तो यूनियन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करने की टोटल 2 मेथड हैं। तो एक मेथड क्या है कि इसका फार्मूला हम यूज कर ले, इस जैसे क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाई दे और केवल एक सिंगल चीज निकालना है हमको, सिंगल चीज, दोनों में से कम एक के जीवित रहने की प्रायिकता। ठीक है, तो वहां पर हम डायरेक्ट
यूनियन वाला फार्मूला लगाएंगे तो PE1 प्लस PE2 माइनस का PE1 इंटरसेक्शन E2, और ये सभी कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र रहती हैं, क्योंकि एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है, एक के मरने से दूसरे का कोई मतलब नहीं है, तो ये स्वतंत्र घटना है। और स्वतंत्र घटना के लिए क्या होगा कि PE1 इंटरसेक्शन E2 जो होता है वो बराबर होगा PE1 गुणा PE2, ठीक। बाकी और भी सारी मेथड है, बहुत सारी मेथड है, तो इसका मान कितना आएगा 7/17 गुणा PE2 कितना है 2/5। अब वैल्यू यहां पर हम डालेंगे, बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। PE1 कितना है 7/17, PE2 कितना है 2/5, और माइनस का PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना है 17 दूनी 34 और बटे में 17×5 85। हल करेंगे तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम कितना, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 85 आ जाएगा। अब देखो, अब 85 को 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 सते 35, प्लस अब 85 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचा 17, और 17 का गुणा 2 से 17 दूनी 34, माइनस अब 85 का भाग देंगे 85 से तो कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 34 से यानी कि 34। यहां पर देखना ये 7 दूनी 14 होता है, ठीक है, ये 14 है। अब जोड़ेंगे तो कितना आया, 34 में से 14 गया 20, 20 35 कितना होगा 55, और बटे में कितना है 85, 5 से काटेंगे तो 11×5 55, 17×5 85, तो दोनों में से कम एक का अगले 20 वर्ष जीवित रहने की प्रायिकता 11/17 होगी। ये इसका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है दो घटनाओं A तथा B के घटने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.25 तथा 0.50 है। A तथा B दोनों के साथ घटने की प्रायिकता 0.14 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ना A घटित हो और ना B घटित हो। तो हमको प्रायिकता निकालनी है, A भी ना घटे और B भी ना घटे, तो A और B दोनों के ना घटने की प्रायिकता, तो A नहीं यानी डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन क्योंकि दोनों की बात कर रहा है, और B भी ना घटे यानी कि B डैश। और ये हमने बताया था क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम से अगर इन दोनों में डैश है और इस डैश को हमको बाहर निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, A यूनियन B लिख देते हैं और ऊपर क्या चला जाता है डैश। तो बस केवल और केवल ये इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन आएगा, अगर यूनियन होता तो इंटरसेक्शन लग जाता, बस यही करना है, ठीक है, दोनों सेम है। अब PA बराबर दिया गया 0.25, PB बराबर 0.50, PA तथा B, A और B दोनों के साथ घटने की प्रायिकता, तो A भी घटित हो रही है और B भी घटित हो रही है, दोनों घटे, पूरी घटना घटे तो फिर होता है इंटरसेक्शन। इन दोनों में से कोई एक घटता तो यूनियन लगाते, तो ये हमको निकालना है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो PA यूनियन B का डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस PA यूनियन B। किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता, डैश मतलब ना घटने की प्रायिकता, तो घटना के ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटने की प्रायिकता, ये तो फार्मूला होता ही है। अब लगाएंगे तो 1 माइनस PA यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, और ब्रैकेट लगा देंगे। हल करेंगे तो 1 माइनस PA कितना हमारे पास 0.25, PB कितना है 0.50, PA इंटरसेक्शन B कितना है 0.14, तो ये कितना हो गया 75 भाई, 50 और 25 75 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा हमारे पास, 75 में से 14 घटाएंगे तो 61 बचेगा, 2 अंक आगे दशमलव थे। तो अब घटाएंगे तो 100 में से 61 घटाएंगे तो कितना बचता है 39, 2 अंक आगे दशमलव कर दीजिए, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 0.39 इसका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी
अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। 40% अंग्रेजी का, 60% हिंदी का और 20% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी और तथा दोनों एक ही हैं। हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 20% है। ठीक भैया, दोनों के दोनों, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। ठीक, अब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। ठीक, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो इसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला, ना तो हिंदी पढ़े और ना ही अंग्रेजी, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ना पढ़ने की प्रायिकता। और दूसरा क्या है? हिंदी पढ़ रही है, वह अखबार क्या कह रहा है, वह जो छात्रा है वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो हिंदी वाला अखबार पढ़ती, तो ये हमें दिया गया है। अब उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो ये हमें दिया गया, जो दिया जाता है उसे नीचे लिखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता यानी ऊपर H लिख देंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? उससे पहले हम जानेंगे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो हिंदी पढ़ने वालों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PH इक्वल्स टू 60%, यानी टोटल कितना? 60/100 हो जाएगा। परसेंटेज वाला यही लगेगा ऐसे ही। और इंग्लिश पढ़ने की प्रायिकता PE इक्वल्स टू कितना होगा? 40%, मतलब बटा 100। तो 100 में 40 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और 100 में 60 लोग हिंदी पढ़ते हैं, और 100 में 20% ऐसे भी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो हिंदी और मतलब इंटरसेक्शन अंग्रेजी पढ़ने वालों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 20/100। अब हमको निकालना क्या है? सबसे पहला नंबर निकालना है कि प्रायिकता निकालनी है, ना तो हिंदी पढ़े यानी H' और का मतलब इंटरसेक्शन, ना अंग्रेजी पढ़े तो E'। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ना पढ़ने की प्रायिकता ये निकालनी है। तो ये बराबर डिमॉर्गन थ्योरम से ये क्या हो जाएगा? डिमॉर्गन थ्योरम से ये हो जाएगा, अगर हमको अंदर से डैश बाहर लाना है तो इस वाले इंटरसेक्शन को हम किस में चेंज करते हैं? यूनियन में। तो ये डैश बाहर आ जाता है। ठीक है ना? ये अगर डैश बाहर आ रहा है तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता, अगर यूनियन होता तो इंटरसेक्शन बन जाता। अब PH यूनियन E का डैश कहो, चाहे PH डैश इंटरसेक्शन E डैश कहो, तो किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता बराबर घटना के घटने की प्रायिकता PH यूनियन E। ठीक, वही फार्मूला जो अभी हमने लगाया, क्या होता है कि PH प्लस PE माइनस का PH इंटरसेक्शन E, यही फार्मूला होता है इसका। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस PH हमारे पास हिंदी वाले पढ़ने वालों की कितनी है? 60/100। 100 काटेंगे नहीं क्योंकि आगे अभी कैंसिल होगा ना। आप चाहें तो एक 0 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में कैंसिल कर देंगे। PE अंग्रेजी पढ़ने वालों की प्रायिकता कितनी है? 40/100। PH इंटरसेक्शन E कितना है? दोनों पढ़ने वाले 20/100। LCM लेंगे तो सभी का कितना आएगा? 100 आएगा। 40, 60 और 40 100, और 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80। कितना बचा? 80 बचा। एक 0 से एक 0 कैंसिल, आगे कितना? 1 माइनस। तो 10 एकन 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। 2 के बटे में 10, यानी कि 2 एकन 2, 2 पंची 10। तो ये हो जाएगा 1/5 कि दोनों के दोनों ना पढ़े। अगर जो परसेंटेज के रूप में अगर आंसर आ रहा है तो इसका 100 से हम गुणा करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है 1/5 में ही, परसेंटेज में कहता तो 100 से गुणा करा देते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हिंदी पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, विद्यार्थी मतलब गर्ल छात्रावास है ना, तो हिंदी पढ़ रही है। अब उसके अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता, तो PE/H कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये फार्मूला बन जाएगा PE इंटरसेक्शन H। इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले की प्रायिकता ऊपर और बटे में नीचे H था तो PH नीचे। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? E इंटरसेक्शन H कहो चाहे H इंटरसेक्शन E कहो, बात तो वही है। तो E इंटरसेक्शन H की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20/100 है।
और पीएच की प्रायिकता कितनी है 60/100 है। 100 से 100 कैंसिल, 20 × 20, 20 × 3 = 60, कितना आ जाएगा 1/3 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें कह रहा है PH/E निकालना है। तो PH/E का मतलब क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और बटे में E नीचे था तो PE नीचे कर दो इनकी प्रायिकता, बराबर में PH इंटरसेक्शन E कितना हमारे पास है 20/100 और बटे में PE कितना है, PE हमारे पास है 40/100। 100 से 100 कैंसिल, 20 × 20, 20 दूनी 40, हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो तीसरा नंबर 1/2 हो जाएगा। यही इसका क्या बन जाएगा भैया आंसर। अब चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है भैया कि 3 सिक्कों को उछाला गया है, माना E1 घटना 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होना और E2 घटना न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना और E3 घटना अधिकतम 2 पट प्राप्त होना को निरूपित करते हैं। युग्म E1, E2, E1, E3 तथा E2, E3 में कौन कौन से स्वतंत्र हैं, कौन कौन से नहीं, तो ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये सैंपल स्पेस बनाएंगे कि S जो है सैंपल स्पेस। घटना क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है। अगर 3 सिक्कों को उछाला गया है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, सिक्के में टोटल कितने परिणाम होते हैं, 2 ही परिणाम होते हैं। कितनी बार उछाला गया है, 3 सिक्कों को उछाला गया, तो उछाल की संख्या चाहे घात में रखो चाहे सिक्कों की संख्या घात में रखो, तो 2 की पावर n। भाई सिक्के में 2 ही परिणाम होते हैं, तो हेड और टेल, तो यानी 2 ही परिणाम। कितनी बार उछाला गया उसको ऊपर रखो या तो फिर सिक्कों की संख्या ऊपर रखो घात में। तो कितनी बार उछाला गया 3 बार, तो n का मान कितना हो गया 3, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। तो 8 परिणाम मिलेंगे हमको। ns पता चल गया कि 8 परिणाम, लेकिन उन 8 परिणाम में कौन कौन से होंगे चलिए वो देखते हैं। तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 बार हम लिखेंगे हेड को, 1 2 3 और 4, और 4 ही बार हम लिखेंगे टेल को, 1 2 3 और ये के 4। तो 4 बार हेड 4 बार टेल। अब 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और फिर 2 बार टेल। और फिर 2 का आधा कितना होता है 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल और फिर हेड और फिर टेल। ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक भैया। अब E1 क्या कर रहा है 3 चित्त या 3 पट, 3 चित्त या 3 पट, या का मतलब दोनों, या का मतलब दोनों। ठीक है, 3 चित्त। E1 क्या कह रहा है, E1 इक्वल्स टू कितना 3 चित्त किस कौन कौन से हैं, हेड हेड हेड। या का मतलब यूनियन, यूनियन लिखेंगे तो यूनियन मतलब सबको शामिल करो, जो कॉमन उसे और जो बच रहा उसे। तो 3 पट कौन कौन से हैं, टी टी टी, और इसमें कितने परिणाम हैं n। E1 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1 और 1 2 परिणाम है। अब E2 क्या कर रहा है, न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम का मतलब होता है अब इससे कम नहीं लेना है, इससे हम ज्यादा ले सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं ले सकते हैं। तो 2 चित्त न्यूनतम होने चाहिए, 2 चित्त होने ही चाहिए। 2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, तो 2 से कम ना हो। तो इसमें कितने 2 हैं, इसमें 3 है, अच्छी बात है। 2 से कम ना हो 2 हैं, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। तो जिसमें 2 हैं वो लो और जो ज्यादा है उनको भी लिख लो। तो E2 में कौन कौन आएगा, H H H न्यूनतम है, अधिकतम वाला ले सकते हैं। और कौन आएगा H H T और H T H, और कौन आएगा T H H। तो नंबर ऑफ E2 इक्वल्स टू NE2 कितने हैं परिणाम 1 2 3 4। अब क्या कह रहा है, अधिकतम 2 पट प्राप्त होना। अधिकतम मतलब अब ज्यादा नहीं लेने,
अधिकतम का मतलब इससे ज्यादा नहीं लेने, यानी 2 से ज्यादा लेने ही नहीं। पट का मतलब होता है टेल, पट का मतलब क्या होता है? टेल होता है, पट का मतलब टेल होता है। अधिकतम कितने टेल लेने हैं हमको? 2, अधिकतम 2, यानी 2 से ज्यादा नहीं जा सकते, 2 से कम तो रह सकते, 2 से ज्यादा किसमें है? जैसे इसमें, तो इसमें हम नहीं लेंगे, इसमें लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें पट क्या है? 2 से ज्यादा है। कितने हैं? 3 है, ठीक है। और अधिकतम कितने वाले लेने हैं? 2 वाले लेने हैं। तो कौन आएगा E3 में? E3 इज इक्वल्स टू कौन कौन बनेगा? ये नहीं लेने क्योंकि इसमें 3 है, और बाकी सब में क्या है? इसमें एक भी नहीं है, ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतम कह रहा है 2 से ऊपर नहीं लेने, बाकी कम वाले ले लेना है। तो इसमें 2 है, ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 1 1 कोई नहीं ले सकते। तो कौन कौन आएगा? H H H, और कौन आएगा? H H T, और कौन आएगा? H T H, और कौन आएगा? H T T, और कौन आएगा? T H H, और कौन आएगा? T H T, और कौन आएगा? T T H। तो टोटल कितने परिणाम है? NE3 इज इक्वल्स टू कितने हैं? 7 हैं। अब हम निकालेंगे E1 और E3। तो E1 इंटरसेक्शन E3 हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमको स्वतंत्र घटना बनानी है, तो E1 इंटरसेक्शन वाली वैल्यू भी पता हो। तो E1 इंटरसेक्शन E3 E2 लेंगे हम। तो E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो। E1 और E2 में कॉमन क्या है? E1 और E2 में कॉमन क्या है? H H H, H H H। तो टोटल कितने नंबर हैं? नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 घटना में केवल और केवल एक अवयव है, वो भी H H H। अब हम E2 और E3 में कॉमन लेंगे। E2 और E3 में कौन कौन कॉमन है? E2 इंटरसेक्शन E3, E2 और E3 में कौन कौन कॉमन है? E2 और E3 में H H H कॉमन, ये वाला कॉमन है, H H T कॉमन है, H H H T H है, T H H है, T H H है, ठीक, कॉमन है। तो ये चीज़ें हम उतार लेंगे। तो H H H H H T H T H और T H H, ये कॉमन हो गया हमारा। कितने अवयव आए हैं? कितने हैं? इंटरसेक्शन की वैल्यू E2 और E3 में इंटरसेक्शन वाली वैल्यू कितनी आई है? 1 2 3 4। अब E1 और E3 में कॉमन निकालना है। E1 और E3 में क्या कॉमन होगा? E1 और E3, E1 इंटरसेक्शन E3 का मान निकालेंगे। तो E1 और E3 में कॉमन कौन है? E1 और E3 में भी कॉमन है केवल H H H वाला, बस H H H तीनों में हेड आए। तो इसके नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 कितना है हमारे पास? 1 अवयव आया है। अब हमको चेक करना है कौन सी घटना स्वतंत्र है, कौन सी स्वतंत्र नहीं है। तो सबसे पहला, यदि E1 कामा E2 स्वतंत्र हो तो PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? PE1 गुणा PE2 के बराबर होना चाहिए। यही तो स्वतंत्र घटना की पहचान है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है बराबर। बराबर होगा तो स्वतंत्र है, नहीं है तो नहीं है। तो PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना है? E1 इंटरसेक्शन E2 यानी ये देखो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम है? 1, और कुल कितने परिणाम है? 8। PE1 कितना है? घटना E1, E1 के अनुकूल कितने परिणाम है? 2, और कुल कितने परिणाम है? 8। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, प्रायिकता बराबर यही होता है। PE2 मतलब E2 के अनुकूल कितने परिणाम है? 4, और बटा कुल कितने परिणाम है? 8। तो 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल। हम यहाँ से देख सकते हैं 1/8 LHS था और 1/8 RHS भी आया, ऊपर 1 नीचे 8। यानी कि हम कह सकते हैं जो पेयर हमारा E1 और E2 है वो क्या है? स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। E1 और E2 कौन सी घटना है? स्वतंत्र घटना है। अब हम चेक करेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में कौन है? E2 E3। E2 और E3 क्या स्वतंत्र घटना है? अगर E2 और E3 स्वतंत्र होंगी तो क्या होगा कि PE2 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा? PE2 गुणा PE3 के बराबर होगा।
तो हल करते E2 इंटरसेक्शन E3 में कितने अनुकूल परिणाम है 4, तो 4 बटा कुल कितने परिणाम है 8। अब E2 के अनुकूल कितने परिणाम है, घटना E2 के अनुकूल 4 परिणाम है और टोटल 8 है। E3 के अनुकूल कितने परिणाम है 7 और बटा कुल कितने परिणाम है 8। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो पेयर जो हमारा E2 E3 वाला था वो स्वतंत्र घटना नहीं है, स्वतंत्र घटना नहीं है। अब हम तीसरा वाला भी देख लेते हैं, तीसरा और इसका लास्ट क्या है E1 और E3। E1 और E3 यदि स्वतंत्र घटना है, E1 E3 कौन सी घटना स्वतंत्र, अगर स्वतंत्र है तो इनके इंटरसेक्शन का मान जो है वो बराबर होगा इनके अलग अलग मान के गुणनफल के। तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर P E1 इंटरसेक्शन E2 की, तो E3 कितना है 1 परिणाम, टोटल कितने परिणाम है 8 बटे बराबर P E1 के अनुकूल कितने परिणाम है 2, कुल कितने परिणाम है 8। E3 के अनुकूल कितने परिणाम है 7, कुल कितने परिणाम है 8। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि 7 दूनी 14 यानी 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 अठी 32 ऊपर 7, ये बराबर नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो E1 और E3 है घटना वो भी स्वतंत्र घटना नहीं है, स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो यही बताना था कौन सी स्वतंत्र घटना है और कौन सी स्वतंत्र घटना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक भैया, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। कह रहा है एक घटना ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 1/3 और इन दोनों ए यूनियन बी की प्रायिकता 2/3। हमको बताना है क्या ए और बी स्वतंत्र हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र होंगे तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल्स टू क्या होगा, पी ए गुणा पी बी के बराबर होगा। और हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर किसके होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये दोनों यदि बराबर होंगे तो ये क्या होगी, स्वतंत्र घटना होंगी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता नहीं तो फार्मूला लगा करके हम निकालेंगे। पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है 1/3, पी ए यूनियन बी कितना है 2/3, बराबर में पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है गुणा का चिन्ह लगा करके 1/3। यहाँ पर हल करेंगे तो ये 1/2 माइनस का यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 1 में से 2 गया, कितना बचा 1 बचेगा, और बराबर में कितना आया 1/2 गुणा 1/3। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 3 1 3 माइनस का चिन्ह 2 1 2, और यहाँ पर ऊपर गुणा 1 1 1 और नीचे 2 3 6, 3 में से 2 गया 1 बचा, बटे में 6 1/6। LHS बराबर क्या आ रहा है RHS, LHS RHS के बराबर है, यानी ए व बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। तो 2 पासे एक साथ उछालेंगे तो टोटल हमारे पास कितने परिणाम बनेंगे, टोटल परिणाम 6 की घात n फार्मूला होता है, 2 बार उछाला गया तो 6 की घात 2 बराबर 36, टोटल 36 परिणाम बनेंगे, और वो 36 परिणाम टोटल यहाँ पर लिखे। अब घटना ई क्या कह रहा है, प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो एक पासा फेंका गया, दूसरा पासा भी फेंका गया, उन पर जो योग करेंगे वो अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19, ये अभाज्य संख्या, यानी कि स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो कौन कौन आएगा इसमें, 1 और 1 2, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, और 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 और 1 3 अभाज्य संख्या है, 3 और 1 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 और 1 5 अभाज्य है, 5 और 1 6 अभाज्य नहीं है, 6 और 1 7 अभाज्य है, 2 1 3 अभाज्य है, 2 2 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य है, 3 2 5 अभाज्य है, 4 2 6 अभाज्य नहीं है, 5 और 2 7 अभाज्य है और ये भी विभाज्य है, 3 और 1 4 विभाज्य है, 3 2 5 अभाज्य है, 3 3 6 नहीं है, 4 3 7 है, 3 5 3 8 नहीं है, 6 3 9 नहीं है,
4 1 5 है, 4 2 6 नहीं है, 4 3 7 है, 4 4 8 नहीं है, 5 4 9 नहीं है, 4 6 10 नहीं है, 5 1 6 नहीं है, 5 2 7 है, 5 3 8 नहीं है, 5 4 9 नहीं है क्योंकि ये 3 से भी विभाजित होता है, स्वयं से भी। 5 5 10 नहीं है और 5 6 11 है, 6 1 7 है, 6 2 8 नहीं है, 6 3 9 नहीं है, 6 4 10 नहीं है, 6 5 11 है, 6 6 12 नहीं है। टोटल कितने परिणाम आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे? 15 परिणाम मिलेंगे। ये लिख लेना यहाँ पर टोटल जो है जिसमें सही का चिन्ह लगा। अब घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 15। कुल कितने परिणाम है? 36। 3 से काटेंगे तो तीनों पची 15, 12 3 36, तो 5/12 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, संभावना इसकी कितनी हो जाएंगी? 5/12। तो प्रत्येक 12 में 5 बार अभाज्य संख्या, दोनों पासों पर जो अंकों का योग है वो अभाज्य संख्या होगी। यहीं पर ये एक्सरसाइज 24.2 समाप्त होती है। आगे की एक्सरसाइज में हम सब लोग सबसे पहले जानेंगे बेज प्रमेय, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 8 नंबर का। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।